चलें जी। अब हम स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस। और अब हम सारे डिस्कशन करेंगे लीज के मुतालिक। इसके मुतालिक लीज के मुतालिक जो है अब हम सारे अपनी डिस्कशन, अपनी कहानी का आगाज़ जो है वो कर रहे होंगे। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ आवर सिलेबस, ऑफ आवर लाइफ, जिसको हमने क्या करना है, बहुत तफसील में टेकअप करना है, लेके चलेंगे उसको हम यहाँ पर अब डिस्कस कर रहे होंगे। क्या है, कैसे है, डिटेल में डिस्कस करना है। इन डेप्थ एनालिसिस इसका हमने करना है, कैसे है, क्या नहीं है। एक बेसिक जो हमारा फाइनेंसिंग का कंपोनेंट होगा, फाइनेंसिंग से हम स्टार्ट करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। फाइनेंसिंग, उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट, डिस्काउंटिंग, इसको डिस्कस करेंगे। फ्यूचर वैल्यूज़, प्रेजेंट वैल्यूज़, ये सारा हमने डिस्कस करना है। उसके बाद हमने किस तरह से लीज्ड एसेट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो हमने करना होगा, किस तरह से हमने इसका डिस्क्लोजर जो है वो मेड करना होगा। ये सारा कुछ जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पर देखना है, सीखना। तो एक बहुत डिटेल डिस्कशन और हमारे सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया जो है हम इसको डिस्कस आउट कर रहे होंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस भी इसमें से एक्सपेक्टेड जो है वो हमें होते हैं, लेकिन फ्रॉम बेसिक्स टू डिटेल एनालिसिस, डिस्क्लोजर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एंट्रीज, ये सारा कुछ जो है वो हमने क्या करना है, इसमें अब सीखना है, इसमें हमने लेकर चलना है। तो लीज से पहले हम थोड़ी सी कहानी को देखते हैं, बैकग्राउंड को समझने की बात करते हैं। हमारी कहानी क्या है, क्या नहीं है, किस तरह से चलेगी, उसको देखते हैं। देखिए जी, एक कंपनी है या एक बिज़नेस है, या मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे एक कार बाय करनी है, या इन शॉर्ट मैं कहता हूँ जी मुझे एक कार चाहिए। अब इस कार को ख़रीदने के या इस कार को यूज़ करने के जो तरीक़ेकार हैं वो क्या है कि मैं इसको बाय कर लूँ, ख़रीद लूँ, मार्केट में जाऊँ, इसकी कॉस्ट जो है वो पे करूँ, गाड़ी लेके आऊँ। सेकंड है, मैं गाड़ी को रेंट पे ले लूँ, किराए पे इस्तेमाल कर लूँ। लेकिन जब मैं इस पे आता हूँ किराए पे, तो किराए का मतलब है गाड़ी कभी भी मेरी नहीं हो सकती, मैं गाड़ी का मालिक नहीं हो सकता। मैं गाड़ी को जब तक यूज़ करूँगा, गाड़ी का पे करूँगा, जब गाड़ी का यूज़ करना ख़त्म हो जाएगा, गाड़ी की पेमेंट ख़त्म हो जाएगी। तो एक तो ये कहानी आ रही है। मैं कहता हूँ यार नहीं, किराया नहीं, गाड़ी ना अपनी होनी चाहिए। गाड़ी क्या होनी चाहिए, अपनी होनी चाहिए, खुद लेनी है गाड़ी, अपनी है, मलकियत में। मैं मार्केट में जाता हूँ और मार्केट में जाके मैं एक देखता हूँ जी, मेरे पास है जी, जो मैंने गाड़ी लेनी है, होंडा सिविक लेनी है मैंने। मैं इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो पता करवाता हूँ, वो है जी 55 लाख रुपया। ये गाड़ी है, अगर मैं लेना चाहूँगा तो मुझे इतने की गाड़ी मिलेगी। लेकिन मेरे पास कितने पैसे हैं? मैं अपने सारी बैंक अकाउंट देखता हूँ, सारी बैंकिंग ऐप्स चेक करता हूँ, सारा कुछ देखता हूँ। मेरे पास जो कैश पड़ा हुआ है वो 2 मिलियन का। कितने का है? 2 मिलियन के हैं मेरे पास। ये लेनी मैंने ये है, तो क्या कोई बीच में सूरत हाल पैदा हो सकती है? इज़ इट पॉसिबल? इज़ इट पॉसिबल? इज़ इट पॉसिबल टू बाय दैट कार? इज़ इट पॉसिबल टू ओन दैट कार? मैं मशवरा करता हूँ, वो मुझे कहते हैं सर जी आपके पास तो 2 मिलियन है, आपको 2 मिलियन में अगर होंडा सिविक ही चाहिए तो आप हमसे 2004 मॉडल ले लें। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे 2021 मॉडल चाहिए। कहते हैं सर के पास पैसे नहीं है।
मैं कहता हूँ मेरे पास 2 मिलियन है। कहते हैं भाई गाड़ी 55 लाख की है। मैं कहता हूँ अच्छा, इसका मतलब कोई पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो गरीब आदमी है, तो गरीब आदमी जो है वो सिविक के ख्वाब देखना छोड़ दे। कहते नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप ख्वाब देखना छोड़े, हम कुछ वे आउट करते हैं ना बीच में। वो कहते हैं, सवाल पूछते हैं, वो सवाल पूछते हैं कि सर आप गाड़ी, आपके पास 2 मिलियन है, आपको 55 लाख की चाहिए, कुछ ऐसा बीच में अरेंजमेंट हो सकता है कि आप हमें हर मंथ कुछ रकम पे कर दें। वो मेरे से क्या पूछते हैं कि सर कोई इस तरह है आप हर महीने कुछ रकम पे कर दें। मैं कहता हूँ हाँ यार, मेरे पास 2 मिलियन है, मैं आपको 70,000 रुपया जो है वो हर महीने पे कर सकता हूँ। इसका मतलब अगर मैं एक महीने में पे करूँ तो 8,40,000 पे करना पड़ेगा। तो मेरे पास पैसे कितने शॉर्ट हैं? मैंने कहा जी 2 मिलियन की चीज़ थी, 2 मिलियन की चीज़ है, 55 लाख की चीज़ है, मेरे पास हैं जी 2 मिलियन। मेरे पास शॉर्ट जो है वो कितना है? 35 लाख है। अगर ये 35 लाख मैं आपको महाना, अगर मैं आपको इस 35 लाख को मंथली पे कर दूं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है जी 70,000 रुपया अगर मैं हर महीना पे करूं तो गालिबन जो है मैं 50 मंथ्स में आपको ये पैसे दे सकता हूं। क्या कर सकता है? 50 मंथ में तकरीबन 4.25 साल में मैं आपकी पेमेंट उतार सकता हूँ। तो अगर ये वाली ऑप्शन मिले मुझे, अगर मुझे ये वाली ऑप्शन मिले, अगर मेरे पास ये वाली ऑप्शन हो कि मैं कुछ रकम अभी पे कर दूं, कुछ जो है वो इस फॉर्म में पे कर दूं, और मैं गाड़ी ख़रीद सकता हूं, मैं गाड़ी का मालिक बन सकता हूं, क्या ये ऑप्शन मेरे लिए फिजिबल या डूएबल या वर्केबल नहीं होगी? बताएं ज़रा। ये ऑप्शन मेरे पास हो, ये ऑप्शन मेरे पास हो तो मैं सिविक वाला लौंडा बन सकता हूँ। मैं सिविक वाले अपने ख्वाब जो हैं वो भी पूरा कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे बताएं, मैं तो इस तरह से अपने ख्वाब पूरे करूँगा, मुझे गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन हो, जो बेचने वाला है क्या वो मुझे चीज़ 55 लाख की देगा? अगर वो नकद कोई चीज़ दे रहा है 55 लाख रुपए की, तो क्या अगर वो मुझे इस तरह की डेफर्ड पेमेंट्स करे, वो इस तरह की डेफर्ड अमाउंट्स ले, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रकम ले, तो क्या वो यही रकम लेगा? क्या वो यही रकम लेगा? द आंसर इज़ नो। इस केस में जो सेलर होगा, जो बेचने वाला है, उसकी भी कोशिश होगी कि भाई मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेचूं। क्यों? इसकी बड़ी क्लियर कट रीज़न है, इसकी बड़ी क्लियर कट रीज़न है, इसकी बहुत क्लियर कट रीज़न है कि आज प्राइस जो है वो कितनी है? 55 लाख रुपया। अगर मैं आज बेचूं तो मुझे आज मिलना है 55 लाख रुपया। मुझे आज कितना मिलना है? 55 लाख मिलना है, जिसमें से अगर मुझे 2 मिलियन आज मिल रहा है और बाकी जो 3.5 मिलियन है ये मुझे मिलना है इन 4 ईयर्स। इसका मतलब आफ्टर 4 ईयर्स मेरे पास मुकम्मल होगा 55 लाख। तो भाई 4 साल के बाद जो 55 लाख होगा और जो आज का 55 लाख है, क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। क्यों? भाई देर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व। भाई इन्फ्लेशन जो है वो इसमें इन्वॉल्व होगी, साफ और सीधी बात है। इसमें हमारा एक कंसेप्ट आएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का,
वो इन्वॉल्व होगा कि भाई वक्त के साथ साथ पैसे की कदर में थोड़ी सी कमी आनी है, मेरी परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जानी है। तो जाहिर सी बात है जो आज का 55 लाख रुपया है वो 4 साल के 55 लाख का नहीं होगा। माइट भी 4 साल के बाद जो 70 लाख रुपया है वो किसके बराबर होगा, आज के 55 लाख का होगा। ऐसा है कि नहीं? माइट भी 4 साल के बाद जो 70 लाख रुपया है वो किसके बराबर होगा, 55 लाख का होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर जब हम इस ख्वाहिश पे जाएंगे तो हम चाहते हैं कि हम तो किस्तों में पैसे पे करें, हम 55 लाख नहीं दे सकते, हमें तोड़ के दें। कहेगा भाई ठीक है तुम 55 लाख नहीं दे सकते तो लेकिन अब तब तुम मुझे 4 साल के बाद दोगे तो मुझे 70 लाख दोगे। क्यों? क्यों भाई आज का 55 लाख है ना, तो 4 साल के बाद का 55 लाख तो 55 लाख नहीं होगा। अगर 4 साल के बाद 55 लाख रुपया आप वसूल करते हैं, माइट भी उसकी जो रियल मनी है वो बनते ही 3 मिलियन हो। आप उसको अगर डिस्काउंट करें, आप उसके रियल टर्म्स में जाएं, आप उसका इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट निकालें तो ये होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो बेचने वाला है उसकी भी ख्वाहिश होगी कि भाई जो मुझे फ्यूचर में प्राइस मिलनी है उस क्या उसकी वैल्यू होगी कि जो उसको फ्यूचर वैल्यू मिलनी है आफ्टर 4 ईयर्स दैट मस्ट बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट, दैट मस्ट बी इक्वल टू पीवी ऑफ एसेट। कि भाई जो आज का 55 लाख रुपया है वो माइट भी फ्यूचर के 70 लाख के बराबर हो, उसकी ये प्रॉपर कैलकुलेशन होगी, इसको सोचेगा फिर ही वो देगा। और जाहिर सी बात है उसने कहना भाई साफ सीधी बात है, तुम मेरे से आज आए हो 55 लाख की चीज़ लेने तो मैं तुम्हें 55 लाख की कैश में देता हूँ, तुम कहते हो मैं पेमेंट 4 सालों में करूँगा, तो 4 सालों में तुम पेमेंट कर रहे हो, मेरा पैसा इन्वॉल्व है, मेरा बीच में कैपिटल लगा हुआ है, मैं कहीं और चला जाता, मैं कहीं और पैसे कमा लेता, तो मेरा हक है मैं तुमसे पैसे कमाऊँ। तो वो जो पैसे कमा रहा होगा वो इसमें क्या होगी, आपकी इंटरेस्ट इनकम होगी। ऐसा ही है। और दूसरा बंदा वो क्या कर रहा होगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहा है वो क्या होगी, वो इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। ऐसा है कि नहीं है, बताएं ज़रा। तो सर ये जो कुछ चीज़ें हैं, हमने जब अपने लीज़ को पढ़ना है तो हमें इन कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस आउट करना है। हमें अपने कुछ कंसेप्ट्स, हमें अपने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो हमें यहाँ से देखने पड़ने के कि भाई ये चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी क्या। हमें देखना पड़ेगा कि डिस्काउंटिंग क्या होती है, हमें देखना पड़ेगा डिस्काउंटिंग क्या होती है, डिस्काउंटिंग क्या होती है वो देखना पड़ेगा कि जो हमें फ्यूचर वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, जो हमें फ्यूचर वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, जो हमें फ्यूचर वैल्यू मिलेगी। फ्यूचर वैल्यू को हमने देखना है कि वो कैसे आज के पीवी के बराबर होगी, ये हम देखेंगे। कुछ हम कंसेप्ट्स देखेंगे, किसके, हम कुछ कंसेप्ट देखेंगे एन्युटी का। इसमें से हमारी एक होगी दैट इज़ ऑर्डिनरी एन्युटी, एक होगी हमारी एन्युटी ड्यू, इसको हम देखेंगे। फिर हम यहाँ पे एक देखेंगे हम एक सिग्निफिकेंट एक कंसेप्ट रिकॉल करेंगे दैट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। हम उसको ज़रा यहाँ पे समझेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी है क्या, क्या नहीं है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इंटरेस्ट है, बेसिकली ये इंटरेस्ट इनकम जो है किस तरह कैलकुलेट होगी, कैसे क्रू होगी, ये देखेंगे। सर ये जो है ना, ये जो चीज़ें ये बेसिकली आपके रिलेट करती हैं फाइनेंस से। हम बेशक लीज़ पढ़ रहे हैं लेकिन इस लीज़ में जो इसका पूरी जो बिल्डिंग है वो जो खड़ी हुई है वो इस फाइनेंसिंग के कंसेप्ट पे खड़ी हुई है। किसके ऊपर है, जो हमारी फाउंडेशन है, जो हमारी फाउंडेशन है वो किसके ऊपर है, हमारी फाउंडेशन बिल्ड ही किसके ऊपर हुई है, फाइनेंसिंग के ऊपर है। अगर आपको फाइनेंसिंग के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको डिस्काउंटिंग करनी आती है आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी आती है, आपको ऑर्डिनरी एन्युटी एंड ड्यू, इसमें से करंट वैल्यू, फेयर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, पीवी ये निकालनी आती है, आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट आता है, आपको इंटरेस्ट इनकम का कंसेप्ट आता है। इफ़ यू आर गुड इन दीज थिंग्स, इफ़ यू आर गुड इन दीज थिंग्स, आपके लिए लीज़ जो है वो बड़ी आसान हो जाएगी। बिकॉज कैलकुलेशंस में हम फंसते हैं। लीज़ का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, लीज़ के टाइप्स हैं, फाइनेंशियल लीज़ है, आपके पास ऑपरेटिंग लीज़ है, लीज़ के टाइप्स बड़ी इजी हैं। लेकिन हम कहाँ फंसते हैं, हम हमेशा कैलकुलेशन में फंसते हैं। और कैलकुलेशन ये वही है जब आप बेसिक्स आते हैं, जब आप अपने मैथमेटिक्स में आ रहे होते हैं, वहाँ पे जब जाके आप फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो जो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में आप चीज़ों को लेके आए होते हैं
वही चीज़ें जो हैं वो आपकी यहाँ पे आएंगी। इसको हम क्या करेंगे, रिकॉल कर रहे होंगे। जब हमारी ये चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, ये जो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो बेसिकली हमने इन चीज़ों पे क्या करना है, लेके चलना है। हमारी ये बेसिस, हमारी अगर ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, जहाँ पे हमारी कैलकुलेशन सारी इन्वॉल्व हो रही है, हमारे लिए स्टैंडर्ड जो है बड़ा ईजी हो जाएगा। हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड जो है वो बड़ा ईजी हो जाएगा। अच्छा जी, ज़रा हम यहाँ पे अगर देखें, अगर हम थोड़ी सी यहाँ पे बात आगे बढ़ाएं और आप लोगों को जो बेसिक हमने यहाँ पे चीज़ें देखनी है, जिसे हमारा पहला पड़ेगा वो होगा हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन। किसका, प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन का। आप लोगों को पता है पीवी क्या होती है, पीवी पे आते हैं। व्हाट इज़ प्रेजेंट वैल्यू, कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल पे करना है 5 लाख रुपया एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। क्या मुझे क्या करना है, मुझे 5 लाख रुपया पे करना है 5 साल के बाद। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। ईयर 1, 2, 3, 4, 5। मुझे इस दिन ना कितना पे करना है, 5 लाख रुपया। कितना पे करना है, मुझे 5 लाख रुपया पे करना है। कितना पे करना है, 5 लाख रुपया जो है वो पे करना है। मैंने देखना है कि ये 5 लाख रुपया अगर मैं आज के दिन खड़ा हूँ, टुडे, इसकी वैल्यू क्या होगी, उसको हमने क्या करना है, यहाँ पर कंसिडर करना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट 5 लाख रुपया टुडे, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे होंगे। तो ये कीमत हमने निकालना है। इसके लिए हमें क्या दिया जाएगा, इसके लिए हमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन किया जाएगा, जिसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम निकाल रहे होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, तो 10% है, तो मेरा फॉर्मूला जो होगा वो डिस्काउंटिंग का वो क्या होगा, पहले मैंने करेगा अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर, जो भी इंटरेस्ट रेट, 1 प्लस आई जो भी इंटरेस्ट रेट होगा, रेस टू पावर माइनस एन। रेस टू पावर माइनस एन जो है वो हम करेंगे, हमारे पास आ जाएगा। अब आप देखें अमाउंट कितनी है, 5 लाख रुपया। 1 प्लस 0.1 रेस टू पावर -5। तो ज़रा सॉल्व करके बताएं क्या आती है पीवी। इसका मतलब जो मैंने 5 साल के बाद 5 लाख पे करना है, वो आज के अगर टर्म्स में लिखा जाए, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट निकाल दिया जाए, तो कितना बनता है, 3,10,461 रुपये बनता है। तो एक तो हमारे लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म जो है वो इस्तेमाल होगी, दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन। लेकिन आप यहाँ पे देखें, ये सिंगल अमाउंट है, ये क्या है, हमारे पास सिंगल अमाउंट है, ये आप कह सकते हैं वन टाइम पेमेंट है। इसलिए इसको हमने इस तरह से कैलकुलेट कर दिया। ये सिंगल पेमेंट है या वन टाइम पेमेंट है, इसलिए हमने इसको क्या किया, हमने इसको इस तरह से कैलकुलेट किया है। लेकिन ये तो हम ले लेंगे जब हमने लोन वगैरह लेना होता है। बैंक से लोन लेना है, बैंक को 5 साल के बाद वापस करना है, बैंक को लोन लेना है, बैंक को 6 साल के बाद वापस करना है, वहाँ ये अप्लाई हो रहा होगा। वहाँ पे हम इस मेथड से क्या कर रहे होंगे, चीज़ों को लेकर चल रहे होंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने जो अभी स्टैंडर्ड स्टार्ट किया है या हम जहाँ पे मूव कर रहे हैं वो है लीज़। वो क्या है, लीज़। लीज़ पे बेसिकली हम क्या लेंगे, एसेट्स लेंगे। एसेट्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास कार आ जाएगी, हमारे पास व्हीकल आ जाएगी, हमारे पास बिल्डिंग आ जाएगी, हमारे पास प्लांट आ जाएगा, हमारे पास मशीन आ जाएगी। ये नॉर्मली हम चीज़ें ले रहे हैं। आपने एक अपनी लाइफ में डेली देखा होगा या आपने ऑब्ज़र्व किया होगा
जब हम इन चीज़ों में आते हैं, जब हम इन टर्म्स में डील करते हैं, जब हम यहाँ पर आते हैं, तो एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट चल रही होती है। वो क्या है? रेगुलर पेमेंट्स। क्या होती हैं हमारी रेगुलर पेमेंट्स? क्या होती हैं हमारी रेगुलर पेमेंट्स? क्या चल रही होती हैं हमारी रेगुलर पेमेंट्स चल रही होती हैं, वो हमने देखना है। क्या करना है वो हमने यहाँ पर देखना है। अब मैं रेगुलर पेमेंट्स की बात करूँ, जस्ट टेक एन एग्जांपल। ये सवाल था, इसमें हमने 5 लाख रुपया देना था। ये देना था 5 लाख रुपया। मैं इसी सवाल को आता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं डाटा चेंज करता हूँ। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। मैं कहता हूँ कि आपने हर साल लाख रुपया देना है। इधर भी लाख रुपया देना है, इधर भी लाख रुपया देना है, इधर भी लाख रुपया देना है आपने, इधर भी आपने लाख रुपया देना है, और इधर भी आपने लाख रुपया देना है। इसमें क्या फ़र्क है? इसमें एक ही पेमेंट थी जो हम 5 साल के बाद 5 लाख की पेमेंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रेगुलर पेमेंट्स हैं जो ओवर द पीरियड करनी है। ये क्या है? ये रेगुलर पेमेंट्स हैं जो हमने क्या करनी है? ओवर द पीरियड करनी है। अब देखें, अगर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी मैंने 5 सालों में 5 लाख रुपया ही जमा करवाया है। मैंने 5 सालों में 5 लाख रुपया ही जमा करवाया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पीवी निकालना चाहूँ, यहाँ पे मैं अगर पीवी निकालना चाहूँ, सर ये 1 लाख रुपया यहाँ पे आएगा। मतलब अगर मैं इसकी निकालूँ तो ये बनेगा इस 1 लाख की पीवी, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.10 रेज़ टू पावर -1। ठीक है, इसकी निकालूं तो सर ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, 2 सालों पे जा रहा है। ये 1 लाख इंटू 1.10 रेज़ टू पावर -2। सर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये इधर, इधर और इधर, इसकी 3 साल के लिए मुझे पीवी निकालनी पड़ेगी। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.10 रेज़ टू पावर -3। सर इसका 1, 2, 3, 4, ये बनेगा सर हमारे पास 1 लाख इंटू 1.10 रेज़ टू पावर -4। और आखिरी इसकी 5 सालों के लिए मुझे निकालनी पड़ेगी, कितना पीवी निकालनी पड़ेगी? ये बनेगा 1 लाख इंटू 1.10 रेज़ टू पावर -5। अब मैं ज़रा निकालूँ सबकी पीवी तो कितनी आएगी, ज़रा बताइएगा। मुझे ग्रीन टी देना यार ज़रा। ये कितनी आएगी? 90909। दूसरे कितनी आएगी? दूसरे कितनी आएगी? 826545। तीसरे कितनी आएगी? 75131। चौथे कितनी आएगी? 68301। और पाँचवें कितनी आएगी? 6292। कितनी आएगी? 62092। अब ज़रा इन सबको जमा करें। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, सबका सम कितना है? 379078। अब आप देखें, अब आप ध्यान से देखिएगा, सेम सवाल, सेम डाटा। अगर हमने वन टाइम पेमेंट 5 साल के बाद करने, जिसमें हमारा एक कैश फ्लो है, अगर हम उसकी डिस्काउंटिंग करते हैं, उसकी हम पीवी निकालते हैं, वो ये आती है 310461। लेकिन अगर हम इसके ऊपर आते हैं, इसकी अगर हमने पीवी निकाली है तो डिफरेंट आई है। क्यों? क्यों सर? यहाँ पे एक ही कैश फ्लो था, उसको हमने उठाया, 5 साल पहले लाके हमने उसको डिस्काउंट कर दिया। लेकिन यहाँ पे बेशक टोटल हमारा एक है, लेकिन हमारे पास कैश फ्लोज 5 हैं जिनके डिफरेंट इंटरवल्स हैं। इसका इंटरवल 1 साल है, इसका इंटरवल 2 साल है, इसका इंटरवल 3 है, इसका इंटरवल 4 है, इसका इंटरवल क्या है? 5 है। तो मुख्तलिफ इंटरवल्स के ऊपर जो है चूँकि, सो डैट्स वाई हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से करेंगे। और चूँकि मुख्तलिफ कैश फ्लोज हैं, वेरियस टाइम पीरियड है, वेरियस इंटरवल्स हैं हमारे, तो इसलिए जब हम उनको डिस्काउंट करेंगे तो हमारे कैश फ्लोज की जो पीवी है वो क्या होगी? चेंज आ रही होगी। लेकिन अभी जो हमने बात की है ना, ये जो हमने यहाँ पे बात की है, ये वाली,
इसको हम एक वर्ड इस्तेमाल करते होते हैं, हम अपने फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में सीख के आए थे, एनविटी। ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी एनविटी कहलाएगी। ये हमारी क्या कहलाएगी? एनविटी जो है वो कहला रही होगी। एनविटी क्या होती है? आप लोगों को याद होगा कि डैट इज सीरीज ऑफ पेमेंट। क्या है ये? सीरीज ऑफ पेमेंट। एंड अब वो जो हमने निकाला वो वन टाइम पेमेंट थी, बट ये क्या चल रही है? ये हमारी सीरीज ऑफ पेमेंट चल रही है। क्या चल रही है? सीरीज ऑफ पेमेंट चल रही है। कब? हमारे रेगुलर इंटरवल्स पे। अब जब हम रेगुलर इंटरवल की बात करें, इट मे बी मंथली, इट मे बी क्वार्टरली, इट मे बी सेमी एनुअली, इट मे बी एनुअली, कि आप हर महीने किस्त पे कर रहे हैं, आप हर क्वार्टर किस्त पे कर रहे हैं, आप हर सेमी एनुअली किस्त पे कर रहे हैं, या आप क्या कर रहे होते हैं? एनुअल किस्त जो है वो पे कर रहे होते हैं। अब इसकी ये है जो हमारे लीज में आके हमें तंग करेगा। जो आपकी कार की पेमेंट्स होंगी वो आपको पता है, वो आपको मंथली पेमेंट करनी पड़ती है। आपको जो लीज्ड एसेट्स लिए हैं आपने, आप उनकी हर 6 महीने बाद क्या कर रहे होंगे? पेमेंट्स कर रहे होंगे। वो इसमें आ रहे होते हैं। अगर हम एन्युटी की बात करें तो हमारे पेंशन्स वगैरह जो हैं वो इसमें आ रही होती है। तो ये है एन्युटी। अब जब हम एन्युटी की बात करेंगे तो हमें टाइम ऑफ एन्युटी जो है वो क्या देखना पड़ेगा? उसको देखना पड़ेगा कि हमारे पास टाइम ऑफ एन्युटी या टाइप्स ऑफ एन्युटी क्या है बेसिकली। थोड़ा सा हम उसको रिकॉल करें, चीज़ों को, फॉर्मूलास वगैरह को रिकॉल करें, फिर हम आगे चलते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ एन्युटी के ऊपर आए तो हमारे पास एक होती है जिसको हम कहते हैं सर्टेन एन्युटी, और एक हमारे पास होती है परपेचुटी। परपेचुटी, परपेचुटी स्पेलिंग सही हो। एक क्या होती है हमारे पास? परपेचुटी। सर्टेन एन्युटी नाम ही बता रही है फॉर स्पेसिफिक या डेफिनेट पीरियड। ये किसके लिए है? ये स्पेसिफिक या डेफिनेट, एक मखसूस टाइम के लिए, एक मखसूस पीरियड के लिए। परपेचुटी के ऊपर जो है ना, रिमेंबर, कोई एंड डेट नहीं है, देयर इज़ नो एंड डेट। हमारे लिए ये एन्युटी जो है वो क्या है? वो हमारे लिए रेलेवेंट है, जो सर्टेन है, स्पेसिफिक है। बिकॉज अगर हम एसेट्स ले रहे हैं जिनकी हम पेमेंट्स कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक डेट्स पे पेमेंट कर रहे होंगे, 10 साल, 20 साल, 5 साल, 15 साल, उसके ऊपर। अगर हम इसकी बात करें, हम इस सर्टेन एन्युटी के ऊपर आएँ तो यहाँ पे भी हमारे पास दो तरह की चीज़ें जो हैं वो आ रही होंगी, जो हमारे लिए मोस्ट कॉमन है। एक है हमारे पास जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी। क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी एन्युटी। इसके लिए हम वर्ड रेगुलर एन्युटी का भी इस्तेमाल करेंगे। क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? हमारे लिए रेगुलर एन्युटी का वर्ड भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। और एक हमारे पास आएगी, दैट इज़ एन्युटी ड्यू। क्या आएगी? एन्युटी ड्यू का वर्ड आ रहा होगा। ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब क्या है? ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब है पेमेंट एट द एंड ऑफ पीरियड। क्या? पेमेंट एट द एंड ऑफ पीरियड। पेमेंट एट द एंड ऑफ पीरियड। फॉर एग्जांपल, ये 1 साल है, ये 2 साल है, ये 3 साल है, हम पेमेंट्स यहाँ पे कर रहे हैं। ये है पेमेंट डेट, ये है पेमेंट डेट, ये है पेमेंट डेट एट द एंड ऑफ पीरियड। मोस्टली ये हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम लोन की रीपेमेंट्स कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम इसको ऑर्डिनरी एन्युटी को लेके चल रहे होते हैं। एन्युटी ड्यू का मतलब क्या है? दैट इज़ पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड जो है हम इसको लेके चल रहे हैं। मतलब ये आपका साल है 1, 2, 3, पेमेंट की डेट ये है, यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, ये इसमें आ रही होती है। इसमें बेसिकली जो आपकी लीज्ड है, आपके
लीज्ड एसेट्स की जो पेमेंट है वो यहाँ पे होती है, आपके लीज रेंटल्स जा रहे होते हैं, आपके प्रीमियम्स वगैरह जो हैं वो हम इसमें से क्या कर रहे होते हैं, पे कर रहे होते हैं। तो हमारे पास ऑर्डरी एन्युटी है और हमारे पास एन्युटी ड्यू है। इसका हमें पता होना चाहिए, बिकॉज जब हम सवाल पढ़ेंगे, जब हम सवाल कर रहे होंगे, तो भाई सवाल में तो बड़ा सिंपल है। सवाल में हमने सवाल पढ़ के जब हम सवाल पढ़ेंगे ना, सवाल पढ़ के हमने ख़ुद इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। वो हमें सवाल पढ़ेगा तो सवाल के डाटा में हमें गिवन किया जाएगा कि पेमेंट का इंटरवल क्या है, पेमेंट हम एट द एंड ऑफ पीरियड कर रहे हैं या पेमेंट्स जो हैं वो हमारी एडवांस में हो रही है। तो उसकी मदद से हम फैसला कर लेंगे कि यार ये कौन सी एन्युटी है, ऑर्डरी या एन्युटी ड्यू। लेकिन क्या हमारे लिए ये रेलेवेंट है ना? हमारे लिए जो रेलेवेंट है वो है इनके फार्मूलाज। हमने तो इनकी कैलकुलेशंस करनी है कि कैलकुलेशंस कैसे होंगी, हमने वो देखना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं और टेबल्स में ना हम इनके फार्मूला लिख लेते हैं, और ताकि हमें फिर पता हो हम इन्हीं को इस्तेमाल करें चैप्टर्स में। और देखें, ये हम ले लेते हैं ऑर्डनरी एन्युटी, यहाँ पे हम ले लेते हैं एन्युटी ड्यू और यहाँ पे हम लगा लेते हैं एक अदद लाइन। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डनरी एन्युटी की। तो ऑर्डनरी एन्युटी की हम जो सबसे पहले निकालते हैं, डेट इज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डनरी एन्युटी। इसको देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास पर मंथ पेमेंट, जो हम पीरियोडिक पेमेंट्स कर रहे हैं वो ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम एन्युटी के फैक्टर से। डैट विल बी जो हमारा फैक्टर होगा एन्युटी का, एक मिनट भूल तो नहीं रहा, ठीक है, डैट इज़ 1 माइनस 1 प्लस आर रेज़ टू पावर माइनस n डिवाइडेड बाय r। ये फॉर्मूला होगा हमारा किसका, ऑर्डनरी एन्युटी का। ये किसका फॉर्मूला होगा, हमारा ऑर्डनरी एन्युटी का। और इसके सेकंड हमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डनरी एन्युटी जो है वो भी कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। इसका भी होगा पर मंथ पेमेंट्स, और फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 1 प्लस आर रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r। ये फॉर्मूला जो है वो हम क्या करेंगे हम लेकर चल रहे होंगे। क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला जो है वो हम क्या कर रहे होंगे, लेकर चल रहे होंगे। अब हम आते हैं किसके ऊपर, अब हम आएंगे जो हमारी एन्युटी ड्यू है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर डिस्कस आउट जो है वो कर रहे होंगे। किसको, हमारी एन्युटी ड्यू को। तो एन्युटी ड्यू की अगर हम निकालें यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू की, आप इसको कर सकते हैं बेसिकली जो आपकी पर मंथ पेमेंट होगी प्लस जो आपकी पर मंथ पेमेंट होगी, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 1 माइनस 1 प्लस आर रेज़ टू पावर माइनस n डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा r। आप इस तरह कर लेंगे, बिकॉज इसमें चूंकि हमारी पेमेंट स्टार्टिंग पे होती है तो हम उसको भी क्या करेंगे, उसको भी हम कैलकुलेट कर रहे होंगे। यहाँ तो इसका फार्मूला ये हो सकता है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक और फार्मूला हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और मुझे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डनरी एन्युटी। इस पे हम लेंगे पर मंथ जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो, मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 1 माइनस 1 प्लस आर रेज़ टू पावर माइनस n डिवाइडेड बाय करेंगे हम इसको r से, और हाँ फैक्टर हमारा आ जाएगा दैट इज़ 1 प्लस आर। आप इससे मल्टीप्लाई जो है वो कर रहे होंगे। तो जो होगा ना आपका इनिशियल फैक्टर, जो आप स्टार्टिंग की पेमेंट करेंगे, जो आपकी बिगिनिंग वाली पेमेंट होगी, आप हमेशा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उसकी पीवी आ जाएगी।
सेकंड इसका फॉर्मूला जो होगा फ्यूचर वैल्यू का वो इजी होगा आपके लिए। फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपका होगा दैट इज़ हाँ, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एडमिटेड ड्यू दैट इज़ पर मंथ पेमेंट, मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 1 + r रेज़ टू पावर n -1 डिवाइड बाय r, और सेम उस फैक्टर से 1 + r से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, फ्यूचर वैल्यू भी आ रही होगी। तो ये चीज़ें जो है वो आपने क्या करनी होंगी, आपने कैलकुलेट करनी होंगी। ठीक है। लास्ट हमने अपना बेसिक डिस्कस किया था और हम फाइनेंशियल मैथमेटिक्स जो है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। कंपाउंडिंग शपाउंडिंग हमने देखी थी, एनविटी वगैरह जो है उसको देखी थी। अब आगे चलते हैं, आगे हम छोटे मोटे सवाल करते हैं। अब हम आगे जाके हम लीस्ट को स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस करेंगे, फिर हम एडवांस में जाकर चीज़ें जो है अपनी कर रहे होंगे। तो हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ IFRS 16 लीजेस। ठीक है। एंड व्हाट इज़ लीज? बेसिकली लीज क्या है आपका, एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है आपका? कॉन्ट्रैक्ट है आपका दैट कन्वेज राइट टू यूज एन एसेट। क्या दे रहे हैं आप? एसेट को यूज करने के राइट दे रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक मखसूस, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। किसके लिए? एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। किसके बदले में क्या लेंगे? कंसिडरेशन। मतलब मेरे पास कोई एसेट है, मेरे पास कोई प्लांट है, मेरे पास कोई मशीनरी है, मेरे पास कोई व्हीकल है, मैं आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ये मशीन, ये एसेट, ये प्लांट जो है वो यूज़ करने के लिए दूंगा, और उसके बदले में मैं क्या ले रहा हूँ आपसे? कंसिडरेशन जो है वो ले रहा हूँगा, पैसे जो है वो चार्ज कर रहा हूँगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? लीज कॉन्ट्रैक्ट कह रहे होते हैं। आगे जाके हम इसकी डिटेल देखेंगे, भाई इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या इतना सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, हम आगे देखेंगे, हम टाइप्स पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो लीज कॉन्ट्रैक्ट होगा इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। एक वो है लेसर, और दूसरा कौन है आपका? इसको हम कहते हैं लेसी। लेसर कौन होता है? एक्चुअल में ये मालिक है, और लेसी वो है जिसने एसेट्स को इस्तेमाल करना है। लेसर कौन हुआ? लेसर वो है जो राइट टू यूज एन एसेट प्रोवाइड करेगा। लेसर कौन है? एसेट को देने वाला। ये एसेट का मालिक है, ये एसेट को इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है, इसको पैसे जो है वो रिसीव हो रहे हैं, इसकी इनकम की कैलकुलेशन जो है वो हम देखेंगे। लेसी कौन है? जिसने राइट टू यूज एन एसेट ऑब्टेन किया है फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जिसके बदले में पे कर रहा होगा। तो ये पे कर रहा है, इसकी कॉस्ट होगी। इसकी क्या होगी? कॉस्ट होगी। इसका क्या होगा? खर्चा होगा। ये रिसीव कर रहा है, इसकी क्या होगी? इनकम होगी। इसकी क्या होगी? ये आमदनी कंसीडर हो रही होगी। इनको हमने क्या करना है? यहाँ पर डिस्कस करना है। तो अभी हम जरा एक बेसिक जो हमने लास्ट लेक्चर में अपनी फाइनेंसिंग को डिस्कस किया था उसकी मदद से ही हम थोड़ा सवाल देखते हैं क्या है, कैसे हैं और किस तरह से है, हम उसको लेकर चल रहे होंगे। तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन की मदद में फिर हम अपने कंसेप्ट जो है अंडरस्टैंड करेंगे। कहता है जी कैलकुलेट लीज पेमेंट्स, ओके, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। अच्छा जी, हमने लीज पेमेंट्स भी निकालनी है, कौन कितनी है, हमने इनकी पीवी भी निकालनी है। फिर प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ लेसी। ठीक है, ये जो लेसी भाई साहब हैं जिन्होंने एसेट लिया है, इनकी बुक्स में एंट्रीज क्या पास होंगी? 31 दिसंबर 2000 की और 31 दिसंबर 2001 की, इनको हमने देखना है। और एंड पे है जी प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2001 और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर हमने बताना है। तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, पेमेंट्स भी निकाल लेते हैं, एंट्रीज भी पास कर लेते हैं, और हमारे जो एक्सट्रैक्ट्स होंगे हम क्या करेंगे? हम उनको भी कैलकुलेट कर लेंगे। कहते हैं ऑन 1 जनवरी 2000 अ कंपनी ऑब्टेन्स अ स्मॉल बॉटलिंग एंड लेबलिंग मशीन। ठीक है, हम हाईलाइट कर लेते हैं कि ये हमारे पास डेट है। उसने एक बॉटलिंग एंड लेबलिंग मशीन ली है फ्रॉम अ लीजिंग कंपनी अंडर अ लीज। द कैश प्राइस ऑफ मशीन वो 7710। ये हमारी क्या है? कैश प्राइस उसने गिवन की है 7710 रुपये। वाइल द अमाउंट टू बी पेड वॉज ₹10,000। और जो हमने अमाउंट रिसीव करनी है इस लीज कॉन्ट्रैक्ट में वो कितनी है? 10,000 है। द एग्रीमेंट रिक्वायर्ड इमीडिएट
पेमेंट ऑफ 2000 एज अ डिपॉजिट with being the balance being settled in 4 equal annual installment commencing on 31 दिसंबर 2000। अब देखें, आज 2000 का आपने क्या करना है, आपने डिपॉजिट जमा करवाना है और बाकी आप हर साल के एंड पे पे करेंगे। पेमेंट स्टार्ट ऑफ द डे पे स्टार्ट हो रही है, तो इसके लिए ये हमारी क्या कंसीडर होगी, ये हमारी एनुअल ड्यू जो है वो कंसीडर हो रही होगी। कहता है द चार्ज ऑफ ₹2290 रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम। अब कैश प्राइस में और जो हमें अमाउंट रिसीव होगी उसमें जो डिफरेंस है वो किसका है, इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है। कैलकुलेट और कैलकुलेटेड ऑन द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी, जो बैलेंस ऑफ लायबिलिटी है उस पर हमने क्या किया है, कैलकुलेट किया है। डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। हम 20% पर एनम के ऊपर क्या करेंगे, हम डेप्रिशिएट करेंगे। स्क्रैप वैल्यू जो है हमारे पास नील है। ओनरशिप ऑफ एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसफर टू द लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म। जब हमारी लीज टर्म खत्म हो जाएगी हम क्या करेंगे, हम ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर कर रहे होंगे। सर ये सवाल है, क्या ये सवाल समझ आया आप लोगों को? हम इसको सॉल्व करते हैं, जो उसने हमें बताया है हम सारा वो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो है लीज पेमेंट्स की। सबसे पहले बच्चों हम क्या देखेंगे, लीज पेमेंट्स। उसने क्या कहा है, उसने कहा है 2000 आपने इमीडिएटली पे करना है जब आप एसेट लीज पे लेंगे, और बाकी उसने कहा है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है आपने 2000 रुपये की। तो इसका मतलब 2000 ही हम इनिशियल दे रहे हैं, बाकी हमारे पास पेमेंट आ रही है 2000 इंटू 4 की। तो इसका जमा करेंगे तो जो हमारी लीज पेमेंट्स जो हैं वो कितनी बनेंगी, 10,000 की बन रही होंगी। पहले तो ये है। सेकंड उसने हमसे क्या निकलवाया है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। ये हमारी लीज पेमेंट्स हैं उसकी हमने क्या करनी है, पीवी निकालनी है। तो पीवी के लिए हमें पता है चूंकि ये ऑल एनविटी ड्यू है तो इसके लिए हमने क्या करना है, अब चीज़ों को कैलकुलेट करना है। तो एक इमीडिएट पेमेंट है हमारे पास, बाकी हमने पेमेंट्स जो है वो हमारी पीरियोडिक पेमेंट है, तो 2000 आ गई। फॉर्मूला होगा 1 माइनस 1 प्लस आर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 15%। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1.15। पेमेंट जो है वो हमारे पास होनी है 4 साल की, -4 कर देंगे और डिवाइड करेंगे हम इसको 0.15 के ऊपर। तो फैक्टर सॉल्व करके बताएं पीवी कितनी आती है हमारे पास, शाबाश जल्दी से 770.9। तो ये बनेंगे 7710, ये हमारी बन रही है पीवी। अब आप देखें जो हमारी आज की कैश प्राइस है ये उसके बराबर ही है। जो हमारी ये पीवी है, जो हम फ्यूचर पेमेंट्स ले रहे हैं, फ्यूचर में हमें टोटल पैसे मिलने हैं 10,000। अगर हम इसको देखें तो ये आज के 7,710 के बराबर ही है। और जो इसका डिफरेंस हम ले रहे हैं वो कितना, उसने हमें बताया था, ये टोल्ड अस के डिफरेंस है 2290 का। डिफरेंस कितना है, 2290 का, 2290 का। ये क्या है, ये हम इंटरेस्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट तो हमारे पास यहाँ पे हो गई, क्या और किस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होते। अब इससे पहले हम जो भी जाएं, जो भी वर्किंग करें ना, हमने सबसे पहले अपना क्या बनानी है, एक टेबल बनाना है। उस टेबल को हमने सीखना है। अगर हम वो टेबल बना लेंगे, हम अपने कैलकुलेशंस कर लेंगे, हमारी सारी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। और वो हम बनाएंगे जिसे हम कहते हैं लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, या हम इसे कह रहे होंगे फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल भी हम कहेंगे। क्या कहेंगे, फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी बेसिकली डेट्स आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी हमारे पास, डेट आ जाएंगी, तारीख क्या है, हम जो रेंटल्स पे कर रहे हैं वो आ जाएगा इसमें से। हम इसमें से देखेंगे इन रेंटल्स में से प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हमने पे करनी है वो आ जाएगा। हमारे पास इंटरेस्ट कितना पे हो रहा है वो आ जाएगा, और बैलेंस कितना हमने पे करना है वो आ जाएगा।
अब हमने ये एसेट लिया था एकम जनवरी को, तब उसे कैश प्राइस है 7710, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एकम जनवरी को कैश प्राइस ही हमारी बैलेंस पेमेंट जो हमने पे करनी है। एकम जनवरी 2000 को 2000 के ऊपर रेंटल प्रिंसिपल इंटरेस्ट ये कितना था हमारे पास 7710 था, ये हमने लिख लिया। उसे कहा था उसी दिन जिस दिन हमने लिया है उस दिन ही हम क्या कर रहे हैं, पहली पेमेंट कर रहे हैं रेंटल की। अब चूंकि उसी दिन हम रेंटल पे कर रहे हैं तो आज का ही हम ले रहे हैं, आज ही पे कर रहे हैं, तो कोई इंटरेस्ट तो इंक्लूड नहीं हुआ होगा, तो इसका मतलब हम प्रिंसिपल की ही पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट तो इसमें है ही नहीं। तो ये बैलेंस में से निकाल देंगे, 7710 में से प्रिंसिपल अमाउंट पे होगी, तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 5710। कितना बचेगा 5710। ये बैलेंस अमाउंट हमेशा कैसे आएगी, रिमेंबर ये बैलेंस अमाउंट हमारे पास आएगी कि जो हमारी बैलेंस में से जो हम प्रिंसिपल की अमाउंट पे करेंगे उसमें से हम क्या कर रहे होंगे, अपनी बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब ये आ गया। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, अब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सारी करेंगे जब हम पेमेंट करेंगे। तो अगली पेमेंट जो हो रही है डेट इज 31/12/2000 को पहली पेमेंट हो रही है। यहाँ पे हमने रेंटल पे किया 2000, लेकिन 2000 पे हमारा सिर्फ प्रिंसिपल की पेमेंट नहीं बल्कि इसमें इंटरेस्ट भी शामिल होगा। तो हम कर लेते हैं कि 5710 मल्टीप्लाई बाय 15%। कितना इंटरेस्ट की हमने इसमें चार्ज होगा फॉर द ईयर, बिकॉज साल के शुरू में मेरा बैलेंस जो है वो कितना मौजूद था, 5710 था। तो यहाँ से लेके ईयर एंड तक हमारा इंटरेस्ट जो है वो क्या हुआ है, एक्रू हुआ है। तो कितना होगा 856.5, तो 857 की हमने पेमेंट की है इसमें से। अब इसका मतलब मैं जो यहाँ पे 2000 पे कर रहा हूँ, इस 2000 में से 857 रुपीज़ जो है मैं इंटरेस्ट के पे कर रहा हूँ, बाकी प्रिंसिपल कितनी अमाउंट पे हो रही है 1143। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई हमने रेंटल पे किया 1143 प्रिंसिपल की पेमेंट हुई है, और 857 जो है वो हमारे पास क्या आया, इंटरेस्ट आया। अब बैलेंस निकाल लेंगे हम ईयर एंड के ऊपर। तो मेरे पास था 5710 रुपया ओपनिंग बैलेंस, मेरी प्रिंसिपल की रिपेमेंट हुई है 1143 की। मेरे पास रिमेनिंग कितनी अमाउंट बचेगी 4567, ये मेरे पास बच गया बैलेंसिंग फिगर, डेट इज 4567। तो अगली पेमेंट आ जाती है 31 दिसंबर 2001, 31 दिसंबर 2002, 31 दिसंबर 2003 और 31 दिसंबर 2004। यहाँ पे भी हम रेंटल पे कर रहे हैं 2000, यहाँ पे भी हम पे कर रहे हैं 2000, और यहाँ पे भी हम कितना पे कर रहे हैं 2000 जो है वो पे कर रहे हैं। 5 पेमेंट से एक मैंने एक्स्ट्रा डेट लिख दी है। अच्छा, रेंटल्स का सम करेंगे तो जो हमारी कमिटमेंट हुई है ये 10,000 के बराबर ही होना चाहिए, वो हमने लिख लिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे भी हम इंटरेस्ट एक्रू निकाल लेते हैं, कितना था 4567, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 15%। कितना इंटरेस्ट एक्रू हुआ इसका 685 जो है वो हमारे इंटरेस्ट की पेमेंट आ जाएगी। तो हमने प्रिंसिपल कितना पे की है 2000 हम रेंटल पे कर रहे हैं, इसमें से 685 हमने इंटरेस्ट का पे किया, हमारा प्रिंसिपल कितना पे हुआ है 1315। तो ये आ जाएगी जी हमारी प्रिंसिपल की पेमेंट 1315। तो बैलेंस कितना बचा हमारे पास, बैलेंस कितना बचा हमारे पास 4567 माइनस 1315, ये बचा जी हमारे पास 3252। अब इसके पे भी हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 3252 मल्टीप्लाई बाय 15%, कितना बना हमारा इंटरेस्ट 488, कितना बना 488। यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट आ गया 488। अब हमारी प्रिंसिपल की रिपेमेंट कितनी हुई है 2000 हमने पे किया, इसमें से 488 हमारा इंटरेस्ट था, रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास 1512 ये होगी। हमारा बैलेंस कितना बचा 3252 माइनस 1512, बैलेंस कितना बचा हमारे पास 1740। अब हमारे पास आ जाएगा 1740, इसका हम लेंगे 15%, कितना बनेगा इंटरेस्ट हमारा
261। तो यहाँ पे आ रहेगा जी हमारे पास 261, और जो हमने पेमेंट की है रेंटल की 2000 माइनस 261, ये आएगा 1739। 1739, तो ऑलमोस्ट राउंड ऑफ का डिफरेंस आ रहा है 1739। तो अब जब आपने ये पेमेंट की, तो ये सारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये सारे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब आप इसका सम करें कितना बनता है, इसका सम करें कितना बनता है। कितनी प्रिंसिपल रीपेमेंट हुई है, ये 40 में कर देता हूँ इसको, तब मैं राउंड ऑफ का ना एरर जो है वो मिटा देता हूँ। 1740 कितना बनता है इसका सम, ये 2000 जमा 1143 जमा 1315 जमा 1512 जमा 1740, कितना सम बना हमारा 7710। तो जो हमने यहाँ पे देखा था सर, यही था बैलेंस है ना, हमने रियल में ये प्रिंसिपल की रीपेमेंट ही की है और ये हमें यहाँ पे शो कर रहा है। और इंटरेस्ट का सम करें कितना बना, इंटरेस्ट के कॉलम का सम करें कितना बना हमारा, ये बनेगा हमारे पास 2। सर ये टेबल जो है ना, ये टेबल जो है वो हमारी लाइफलाइन है। हमने ये टेबल जो है वो बनाना है। हम जब भी लीज का सवाल कर रहे होंगे, अगर हमारा ये अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बन जाता है मुझे पता है रेंटल्स मैंने कितने पे किए, मेरे प्रिंसिपल की रीपेमेंट्स कितनी हुई है, इंटरेस्ट की पेमेंट्स कितनी हुई है, बैलेंस क्या है, इफ़ आई कैन कैलकुलेट दिस वन, अगर ये मेरा कैलकुलेट हो जाता है, मेरा लीज का सवाल जो है वो सारे का सारा इसकी बेसिस के ऊपर ही क्या होगा, सॉल्व जो है वो हो रहा होगा। तो बट इट इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि हमने ये जो है वो क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। क्या करना है, हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है। गॉट इट। अब ये हमने कर लिया। अब हम आते हैं इसकी रिक्वायरमेंट पे। रिक्वायरमेंट है कि हमने जर्नल एंट्री पास करनी है 31 दिसंबर 2000 की और 31 दिसंबर 2001 की। तो अब हमने क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जर्नल एंट्रीज सारे के सारे जो है वो मैं इस टेबल की बेसिस पे क्या कर सकता हूँ, पास कर सकता हूँ। रिक्वायरमेंट क्या है, अकाउंटिंग एंट्रीज। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास कि हमने क्या पास करनी है, हमने अकाउंटिंग एंट्रीज जो है पास करनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 और 31 दिसंबर 2001। तो हम यहाँ पे आएंगे डेबिट और यहाँ पे हो गया क्रेडिट। अब जब हमने एसेट लिया यकम जनवरी 2000 को, हमने क्या लिया था, एसेट लिया। तो अभी एसेट तो हमारा नहीं है, वो तो ट्रांसफ़र होकर जब हम इसको खरीद लेंगे तो हमारा इसको हम कहेंगे राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट। क्या कहेंगे, ROU कहेंगे। ROU स्टैंड फॉर राइट ऑफ यूज़। कितने से, सर ये है, दैट इज 7710 से हम क्या करेंगे, हम इसको डेबिट करेंगे और यही मेरी लीज लाइबिलिटी बन जाएगी, बिकॉज मैंने यही अमाउंट जो है वो क्या करनी है, वो मैंने पे करनी है जहाँ पे हमने इनिशियल उसको रिकॉर्ड किया था। सर ये हमारी एंट्री जो है पास हो गई। अब हमने इमीडिएट पेमेंट की थी इसी दिन के ऊपर 2000 की, डेट इज यकम जनवरी 2000 की हमने पेमेंट की जो हमारी लीज लाइबिलिटी कम हो गई थी। तो लीज लाइबिलिटी जो है वो हमारी 2000 से क्या हो गई, डेबिट हो गई थी। देखिए मैंने ये वाली पेमेंट की, मेरा रेंटल जो है वो कम हो गया था और कैश में या बैंक में वट एवर जहाँ से भी पेमेंट की है, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा या आपका बैंक अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका क्रेडिट हो रहा होगा। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ईयर एंड आ गया 31 दिसंबर 2000। क्या आ गया हमारा, 31 दिसंबर 2000 आ गया। अब 31 दिसंबर 2000 में ना ये टेबल को ट्रांसलेट करो। ये देखो ये टेबल जो है उसे क्या करो, उसको अब यहाँ पे ट्रांसलेट करो कि वो हमें क्या कह रहा है। हमने 2000 पे किया है रेंटल, ठीक है जी, मैंने 2000 पे किया तो मैं यहाँ पे अपना कैश जो है वो मैंने कर दिया 2000 से क्रेडिट। लेकिन क्या मेरा लाइबिलिटी भी इससे कम हुई है, नहीं भाई, मेरा प्रिंसिपल डेबिट हुआ है 1143 से। तो मैं यहाँ पे करूँगा मेरी लीज लाइबिलिटी जो है वो मैं डेबिट करूँगा 1143 से, और मेरा यहाँ पे बैलेंसिंग अमाउंट है 857 की, ये क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा मेरा, ये मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। वो कितना बनेगा,
857 जो है बन रहा होगा। तो देखें ये एक टेबल से, सिर्फ इस टेबल की मदद से जो मैंने यहाँ पे आपका मॉडल जो स्केड्यूल बनाया है, इस मदद से हमने ये सारी एंट्रीज जो है वो क्या कर ली है, पास जो है वो कर ली है। अब उसने हमें यहाँ सवाल में कहा था कि डेप्रिसिएशन रेट जो है वो हमारा प्लांट का 20% है, तो हमें इस डेट के ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी पड़ेगी। तो हमारे पास आ जाएगा 31 दिसंबर 2000 को हम करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, और हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी। अब हमने किसको डेप्रिशिएट करना है, जो हमारा ROU था, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट, वो हमने किस पे रिकॉर्ड किया था, वो हमने रिकॉर्ड किया था 7710 पे। यहाँ पे आ जाएगा 7710। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा 20% है, तो 7714 1542 से जो है वो हम क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करेंगे, और हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो ये एंट्रीज तो हम पास करेंगे किसकी, ये एंट्रीज हम पास करेंगे 2000 की। सेकंड उसने कहा था कि हमने एंट्रीज पास करनी है फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2001। उसने हमें दूसरे साल की भी एंट्रीज जो है वो क्या की थी, मांगी थी। तो अब फिर हम इस टेबल पर आएंगे। अब सिर्फ एक ही दो एंट्रीज पास होंगी, एक इंटरेस्ट की है, एक पेमेंट की है, और दूसरी डेप्रिसिएशन की है। तो 31 दिसंबर 2001 को ये वाली एंट्री हमारी सेम पास होगी। अगर आप इसको पास करना चाहें तो आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो जाएगा 1542 से, और आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी 1542 से। यहाँ पे डेबिट आ गया, यहाँ पे क्रेडिट आ गया। सेकेंड एंट्री जो 31 दिसंबर 2001 को आप पास की है वो है लीज रेंटल्स की पेमेंट की। कैश आपने क्रेडिट किया 2000 से, वो हमने देख लिया। अब 2000 ये चला गया, प्रिंसिपल 1315 का गया, तो हम यहाँ पे ले लेंगे जो हमारी लीज लाइबिलिटी है, जो हमारी लीज लाइबिलिटी है वो 1315 पे आ जाएगी, और जो हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा वो कितना होगा, 685 का होगा। इतना होगा 685 का होगा। तो ये एंट्रीज हमारी किसकी पास हो जाएंगी, ये एंट्रीज हम 2000 की और 2001 की क्या कर रहे होंगे, पास कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? अब आखिरी हमारे पास जो था ना, द लास्ट वन, वो उसने हमें क्या कहा था, वो उसने हमें कहा था कि हमने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, और बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के भी और कम्प्रीहेंसिव इनकम के भी। तो हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट्स भी बना लेते हैं 2001 के और 2002 के। एक्सट्रैक्ट्स की बात करें तो हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट जो है डैट वॉज एक्सट्रैक्ट्स, फोर्थ रिक्वायरमेंट में से बनती है। एक इसकी है, हमने क्या बनाने हैं, हमने अपने एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो बनाने हैं। तो मैं सबसे पहले जो मुझे आसान लग रहे हैं वो हैं जी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम जो है, हम सबसे पहले जो है वो इसके एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो हम वो बनाते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा अलॉन्ग विद कंपैरेटिव है, तो 2001 के एक्सट्रैक्ट्स बना लेंगे, और हम यहाँ भी बना लेंगे 2002 के एक्सट्रैक्ट्स बना लेंगे। एक तो हम चार्ज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन, वो हमारी 1542 थी, तो हमें पता है ये तो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जानी है, ये हमारे पास सेम रहेगी, इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा। दूसरा हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब 2001 का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस था वो 685 था, तो सॉरी 2000, ये आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस 2001 का 685 है, और 2000 का इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो 857 है। तो ये तो आपके पास आगे एक्सट्रैक्ट्स किसके, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के। अब हम इसके साथ बनाते हैं बेसिकली, दैट इज़ एक्सट्रैक्ट्स बना लेंगे हम किसके, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स जो है हम वो बना लेंगे। तो ये हम बनाएंगे 31 दिसंबर पे ईयर एंड बन रहे होंगे, ठीक है। ये होंगे हमारे जी एज ऑन 31 दिसंबर, कंपैरेटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2001, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2000। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे आएंगे डैट इज़ नॉन करंट एसेट्स। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट,
वो तो हमने उसके ऊपर बुक किया है 7,710 के ऊपर, वो तो हमारा सेम रहेगा 7,710, ये भी रहेगा 7,710। इसमें से हम लेस करवाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन थी 1542, हम यहाँ पे लेस करवा देंगे, और 2 साल की जो हमारी कंबाइंड डेप्रिसिएशन बनेगी वो कितनी बनेगी, 1542,3084, वो हमारे पास इसकी आ जाएगी कैरिंग वैल्यू। तो ये बनेगी हमारे पास 4626, और ये बनेगी हमारे पास 6168, ये आ जाएगी हमारे पास ये। फिर हम यहाँ पे ले लेंगे अपनी नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर हम आएंगे हमारे पास हमारी लाइबिलिटीज आ जाएंगी ना। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे नॉन करंट, और यहाँ पे हम ले लेंगे अपनी करंट लाइबिलिटी। अब ये देखें यहाँ पे ये टेबल का फायदा आपको यहाँ पे मिलेगा। अब ध्यान से देखो जरा, हम 31 दिसंबर 2000 पे खड़े हैं। हम कहाँ खड़े हैं, 31 दिसंबर 2000 हम इस डेट पे खड़े हैं। मुझे पता है अगले साल मैंने ये प्रिंसिपल की रीपेमेंट करनी है, ये है 1315, ये है 1315। तो ये 1315 जो है ये मेरी कंसीडर होगी यहाँ पे 2000 के लिए करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब मैं खड़ा हूँ 2001 के एंड के ऊपर। मैं कहाँ खड़ा हूँ, 2001 के एंड के ऊपर। मुझे पता है कि साल मैंने कितना पे करना है, 1512 पे करना है। तो ये मेरी है अगले साल के लिए करंट लाइबिलिटी। ये कितनी बनेगी, 1512, ये मेरे पास आ जाएगी करंट लाइबिलिटी। और आप यहाँ पे खड़े हैं 2000 पे, आपको पता है कि अगले साल तो मेरा ये पे करना है, जो मुझे लेटर ऑन पे करना है फ्यूचर में वो है 3252। तो ये मेरे पास आ जाएगी नॉन करंट लाइबिलिटी 2000 में, जो एक साल के बाद पे होनी है वो है 3252। सिमिलरली आप अगर इस टेबल पे आते हैं, आप 31 दिसंबर 2001 पे खड़े हुए थे, ये अगले साल पे करना है, उसके बाद आपने कितना पे करना है 1740, जो एक साल के लेटर ऑन पे करना है। तो आपके पास ये आ जाएगी 1740। तो ये आपके पास क्या बनेंगे, एक्सट्रैक्ट्स बन रहे होंगे। तो ये है आपका एक सवाल जिस पे हमने अपना लीज स्केड्यूल बनाया, और उसके बेसिस पे हमने सारा कुछ जो है वो क्या किया है, सॉल्व किया है। तो फर्दर हम कुछ और सवाल जो है वो देखते हैं, कुछ और सवाल जो है वो हम प्रैक्टिस आउट करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, किस तरह से हम चीज़ों को लेके चल रहे होंगे वो देखेंगे। तो मैं एक और सवाल डिस्कस करता हूँ इसी बेस के ऊपर, ताकि मेरी बेस जो है थोड़ी सी बेहतर हो जाए। जब मेरी बुनियाद बेहतर हो जाएगी देन हमारा जो है चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्या है किस तरह से हैं और कैसे हम लेके चल रहे होते हैं। तो मुझे आपको वर्किंग सिखानी है। अब देखिए, मैंने कोई आपको फैंसी टर्म्स इस्तेमाल नहीं की, एक ही टर्म इस्तेमाल की है, डैट वाज राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट। उसके बाद ठीक है, लेकिन आगे जाके हम अभी डिस्कस करेंगे यार एक कमेंसमेंट ऑफ लीज कब होनी है, हमने कब से कैलकुलेशन स्टार्ट करनी, इनिशियल मेजरमेंट क्या होगी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होनी है, कॉस्ट मॉडल क्या है, प्रेजेंट कैसे करना है, डिस्क्लोजर, वो बाद की बातें हैं, वो सारा कुछ बाद में करेंगे। अभी मैंने आपसे कुछ नहीं डिस्कस किया इस तरह की चीज़ें, लेकिन मैंने आपको एक्सट्रैक्ट्स तक जना सिखा दी है कि यार इस तरह से हम अपने क्या कर रहे होते हैं, एक्सट्रैक्ट्स बना रहे होते हैं। तो लीज पेमेंट की कैलकुलेशन से लेके हमने क्या कर ली है, हमने अपने एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो सीख लिए हैं। ये देखते हैं सवाल, कहते हैं एन एसेट विद कैश वैल्यू ऑफ 2 लाख, एक एसेट से कैश वैल्यू क्या है, 2 लाख रुपया है। ओके, इस लीज ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर, उसको हमने 4 सालों में क्या किया है, उसको हमने लीज आउट कर दिया है। एसेट इज डेप्रिशिएटेड 4 ईयर्स टू अ नील रेजिडुअल वैल्यू, एनुअल इंस्टॉलमेंट 71475 आपने पे करनी है, और ये एरियर्स में है, मतलब एंड पे एडवांस नहीं है। तो ये ऑर्डरी एनुटी की है, डिस्काउंट रेट 16% है, लीज कमेंस्ड ऑन 1 मार्च, इंस्टॉलमेंट इज पेबल ऑन 28 फरवरी, द फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। ये है मजे का पॉइंट, शुरू हुई है हमारी 1 मार्च से, इंस्टॉलमेंट डेट जो है वो हमारी क्या है, 28 फरवरी है, ईयर एंड हमारा क्या है, डेट इज 31 दिसंबर है। तो पेएबल वगैरह का कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे आएगा। कहते हैं ड्राफ्ट द एंट्रीज फॉर 2005, ड्राफ्ट द एंट्रीज फॉर 2006, स्टेट द फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट विद 2006 विद कंपैरेटिव, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट बनाने हैं 2006 के विद कंपैरेटिव। तो दिस इज द क्वेश्चन, क्वाइट सिंपल वन। सवाल समझ आया आप लोगों को?
अच्छा जी, मैं ज़रा यहाँ पे अपनी लीज पेमेंट्स निकालूँ जल्दी से। मेरी लीज पेमेंट्स बनती कितनी है? 71475 ये है, और मैंने ये पे करनी है 4 ईयर्स में। तो मल्टीप्लाई करें 4 से कितना बनता है, क्या आता है, क्या आता है जवाब? 71475 मल्टीप्लाई बाई 4 285। भाई ये हमने पे करना है। अगर हम इसकी पीवी भी निकाल लेते हैं, पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स निकाल लेते हैं, चूँकि ऑर्डर ही एनुटी है तो कहानी सिंपल है। डेट इज 71475 मल्टीप्लाई बाय 1 -1.16 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.16। बताएं इसका जवाब क्या आता है? अगर हम लीज पेमेंट जो हम पे कर रहे हैं उसकी प्रीजेंट वैल्यू निकालें, तो प्रीजेंट वैल्यू 2 लाख आनी चाहिए, बस कैश वैल्यू 2 लाख है, तो 2 लाख इसका जवाब आ रहा है। बताइएगा ज़रा कंफर्म करके, 2 लाख आ रहा है। ठीक है, ये भी हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसको बनाना है फाइनेंस स्केड्यूल टेबल। तो हम बना लेते हैं जी, लीज पेमेंट स्केड्यूल जो है वो बनाते हैं, लीज पेमेंट स्केड्यूल। अच्छा ये याद रखिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा, ये हम हमेशा बनाते हैं डेट ऑफ एग्रीमेंट पे। जब हमारा एग्रीमेंट हो गया, ये टेबल हमने उसके ऊपर ही क्या करना है, बनाना है। तो एग्रीमेंट डेट हमारी जो है लीज 1 मार्च से है, तो हम इसको 1 मार्च से ही क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगी नहीं मेरे पास डेट, यहाँ पे मैं ले लूँगा अपने रेंटल्स, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा इंटरेस्ट, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। अब है जी हमारे पास ये शुरू हुआ 1 मार्च 2005 में। हमने इनिशियल कोई रेंटल पे नहीं किया, कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो हमारा एग्रीड बैलेंस है डेट इज़ कैश प्राइस, वो कितना है हमारा, 2 लाख है। अब हमने एरियर्स में पे करना है, हमने ईयर एंड पे जाके पे करना है, और डेट ऑफ पेमेंट जो है हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो हम 28 फेब को पे कर रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगी 28 फेब 2006। हमने जो पेमेंट करनी है डेट इज 71475। ओहो, एक 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 सॉरी सॉरी, इधर मेरा प्रिंसिपल का कॉलम मिस हो गया। डेट ऑफ एग्रीमेंट, रेंटल्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। यहाँ पे बैलेंस हमारे पास था 2 लाख रुपया। 1 साल के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं। तो 1 साल तो ये अमाउंट हमारी एक्रू रही है ना, तो हम इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल दें, कितना बनेगा, 2 लाख के ऊपर आप लेंगे 16%, बिकॉज हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है, 16% है। तो कितना आ रहेगा हमारा, 32,000। इसमें से 32,000 जो है वो हमारा किसका पे हो रहा है, हमारा इंटरेस्ट का पे हो रहा है। तो प्रिंसिपल की पेमेंट कितनी हुई, डेट इज 39,475, और हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 16,0525, ये हमारे पास बैलेंस बचा। अब हमारे पास आ जाएगा, पहली पेमेंट हो गई है, अगली पेमेंट है हमारे पास 28,207, फिर है हमारे पास 28,208, फिर है हमारे पास 28,209। एक पेमेंट 71475 की यहाँ पे हुई, एक पेमेंट 71475 की यहाँ पे हुई, एक पेमेंट 71475 की यहाँ पे हुई। अब अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास 160525। बताएं इसका 16% कितना इंटरेस्ट आता है हमारा, 25684। सर यहाँ पे जो हमने इंटरेस्ट की पेमेंट की है 25684, प्रिंसिपल कितना बचा हमारे पास, 45791। तो 160525 माइनस 45791 कितना बचा, ये 1,14734। अब इसको भी निकाल लेते हैं। हमारे पास आ गया 1 2 3,
734 मल्टीप्लाई बाय 16%, कितना बनेगा 18357। 18357 देख लेते हैं। 71475 माइनस 18357 कितना बना 53117। 114734 माइनस 53117 कितना बनता है। बैलेंसिंग अमाउंट कितनी बची हमारे पास 61617। ये लास्ट अमाउंट 61617, इसका प्लेस 16%, इंटरेस्ट कितना आएगा बताइएगा ज़रा 9859। और प्रिंसिपल रिपेमेंट कितनी हुई है आई गेस 61617 ही बनी। और यहाँ पे आपका ये ख़त्म हो जाएगा। तो सर ये था आपका स्केड्यूल जो आपने बनाना था। तो हम इसके एंट्रीज पास करते हैं। 31 दिसंबर 2005 के लिए डेबिट, यहाँ पे आ गया हमारे पास क्रेडिट। हमने एसेट लिया था 1 मार्च 2005 को, तो हम हमारा राइट ऑफ यूज़ जो है वो हमारा डेबिट हो गया 2 लाख से, और हमारी लीज लाइबिलिटी जो है वो क्या हो गई, वो हमारी क्रेडिट हो गई 2 लाख से। एक तो ये बड़ा सिंपल सी एंट्री है, ये पास हो गई। दूसरी एंट्री हम देखते हैं। दूसरी एंट्री डिस्काउंट रेट 16% है। डेप्रिसिएशन 4 साल पे चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन कर लेते हैं, इजी डेप्रिसिएशन हमारे पास स्टूडेंट मेथड है। डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं क्योंकि ईयर एंड है 31 दिसंबर 2005 को। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो क्या हो रही है क्रेडिट। अब देखो हमने रिकॉर्ड किया 2 लाख का, लाइफ है 4 साल, लेकिन ये हमने मार्च में लिया है तो 10 महीने इस्तेमाल हुआ है हमारे पास। हम इसको क्या करेंगे 10/12 करेंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, हमारे पास डेप्रिसिएशन कितनी आएगी 41667 और ये बनेंगे 41667। हमने एंट्री पास करनी है बेसिकली इंटरेस्ट एक्सपेंस की। पेमेंट हुई है 28 फरवरी को जाके, तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, हमें हमेशा कैलकुलेट करना होता है दैट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर। क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर। देखिए फॉर द ईयर की बात करें, अगर दिसंबर की बात करें 1 जनवरी 5 को शुरू हुआ, ख़त्म हुआ 31 दिसंबर 5 को। हमने एसेट लिया है लीज पे यहाँ पे, तो मार्च से लेके दिसंबर तक हमें चाहिए 10 मंथ्स का इंटरेस्ट जो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट निकाला है ना 32,000 रुपया, ये देखेंगे निकला है 28 फरवरी को, ये फॉर द ईयर निकला है और ये कितना है हमारा 32,000 है। तो हम इस 32,000 को क्या करेंगे, हम इसको फॉर द ईयर जो है जो हमारा करंट लग रहा है उस पर लेके चलेंगे। 32,000 चूँकि 12 महीने का था और हमारे से यहाँ 10 महीने ही है, 12 पे डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इस 10 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा हमारा बताइएगा ज़रा 2667। हमारी की एंट्री पास होगी, हमारी एंट्री पास होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 2667। अभी चूँकि हमने पे नहीं किया तो ये हमारी लाइबिलिटी आ जाएगी, इंटरेस्ट पेबल जो है वो क्या हो जाएगा 2667 से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे, ये हम एंट्री जो है वो पास कर रहे होंगे। हाँ भाई क्लियर है ये, यहाँ पे गड़बड़ होती है अक्सर यहाँ पे, तो ये आपने याद रखनी है कि हमने एक्सपेंस फॉर द ईयर पे लेके चलनी है, ये अगर नहीं एक्सपेंस फॉर द ईयर पे लेके चलनी है। अब हम चलते हैं, अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 2006, अगले साल में चलेंगे। यहाँ पे आ गया डेबिट, यहाँ पे आ गया क्रेडिट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपनी एंट्रीज पास करेंगे। पहली एंट्री आ जाएगी हमारी वही जो 28 फरवरी को हमने पास की थी। 28 फरवरी 2006 के ऊपर
हमने अपना स्केड्यूल बनाया था। इस स्केड्यूल के मुताबिक 28 फरवरी 2006 को मैंने 71475 जो है वो पे किया। मैंने क्या किया है, 71475 जो है मैंने पे किया है। कितना पे किया है, 71475 जो है वो मैंने पे किया है। तो अब आप देखिएगा, बैंक अकाउंट जो है वो आपका होगा 71475 से क्रेडिट। लीज रेंटल्स के ऊपर आते हैं। लीज रेंटल्स की जो प्रिंसिपल पेमेंट हुई है वो है 39475। वो कितनी है, 39475। तो हमारी लीज लाइबिलिटी जो है वो तो निकल जाएगी, लीज लाइबिलिटी डेट इज 39475। अब ये देखें, ये जो इंटरेस्ट पेएबल लास्ट ईयर पे हमारी लाइबिलिटी बनी थी, एक ये ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे। तो हमारे पास इंटरेस्ट पेएबल, जो पिछले साल का इंटरेस्ट हमने एक्रू किया था वो आ जाएगा, डेट इज़ 2667। और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो किसके जाएगी, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर जाएगी। अब देखो, हमने ये 32,000 रिकॉर्ड किया था, जब ये हमने 32,000 रिकॉर्ड किया था मार्च से लेके फेब तक। इस 32,000 में से 26,667 क्योंकि 10 महीने का था, ये रिकॉर्ड होता था प्रीवियस ईयर में, हमने एक्सपेंस कर दिया। और ये 2 महीने का है, कितना डिफरेंस आता है इसका जरा बताइएगा। 32,000 माइनस 26,667, डिफरेंस कितना आएगा, 5,333। ये जो है ना, ये 2 महीने का रिलेट कर रहा है 2006 से। तो ये हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये मेरे पास आ जाएगा जी इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये कितना बनेगा, 5333। तो आप ये देखेंगे आपकी इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। फिर आ जाएगा जी 31 दिसंबर 2006, डेट इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगी, वो कितनी है, 41667। ये है 41667, ये भी आ गया। अब हम वापस आएंगे ईयर एंड के ऊपर, और यहाँ पे हमने फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस को करना है डेबिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और इंटरेस्ट पेएबल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जो हमने रिकॉर्ड किया था वो था 25,684। कितना था, 25,684 था। हम उसको भी कर लेते हैं, 25,684 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना बनता है बताइएगा। डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 10 कितना बनता है, 25,684 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना बनता है, क्या आता है ये, 21,403। तो ये हमारा आ जाएगा जी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और इंटरेस्ट पेएबल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो रहा होगा। इज दैट क्लियर। तो ये एंट्रीज जो है वो हमने क्या करनी थी, वो हमने पास जो है वो करनी थी। दीज वर द एंट्रीज विच वर रिक्वायर्ड टू बी पास्ड। अब यहाँ पे चूंकि थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो हमारा अप्रूवल का बीच में इन्वॉल्व हो रहा था, तो वो हमने क्या किया है, वो हमने यहाँ पे इसको डिस्कस आउट कर लिया है कि यार ये अप्रूवल का कंसेप्ट भी बीच में आ रहा था कि इंटरेस्ट फॉर द ईयर हमें चाहिए अपनी लाइबिलिटीज़ को क्या करने के लिए, रिकॉर्ड जो है वो करने के लिए। तो हमारे पास जो एंड पे रह गया ना, वो है इसके एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं हमने, इसके एक्सट्रैक्ट्स जो है वो हमने बनाने हैं। तो हम यहाँ पे इसके एक्सट्रैक्ट्स की अगर बात करें तो हम देख लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ जो हमारी आएगी कंप्रीहेंसिव इनकम, इसके हमने क्या करने हैं, इसके हमने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। 2005 है और 2006 है हमारे पास। तो ये आ गया जी हमारे पास 2006, ये हमारे पास आ गया जी 2005। हम यहाँ पे ले लेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हमने रिकॉर्ड किया सर, 2005 का इंटरेस्ट एक्सपेंस था 26,667। तो ये मेरे पास आ गया जी 2667।
और 2006 का इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात करूं तो 5333 ये और 21403 ये। 5333, 21403, ये कितना बनेगा इसका सम? 5333 जमा 21403 कितना बनेगा? 26736। तो ये आ गया हमारे पास इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस 26736। यहाँ पे ना हमने छोटी सी गलती की है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन यहाँ पे आई थी 10 महीने की, लेकिन यहाँ 10 महीने की नहीं आनी, यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो फॉर द ईयर आनी है। बिकॉज वो पहले साल जो है वो 10 महीने इस्तेमाल हुआ था, तो अगले साल तो 10 महीने इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये डेप्रिसिएशन की हमने यहाँ पे गलती की है। डेप्रिसिएशन कितनी आनी है? 2 लाख। 2 लाख को डिवाइड करना है हमने 4 के ऊपर, तो 50,000 हमारे पास यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाएगी, 50,000 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमने गलती कर दी थी, हम भावनाओं में बह गए थे। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन की बात करूँ तो डेप्रिसिएशन बनेगी 2006 की कितनी बनी है? 50,000। और 2005 की हमने कितनी निकाली डेप्रिसिएशन? डेट वॉज 41,667। तो यहाँ पे आ जाएगी जी 41,667। तो ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट्स बन गए किसके? स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो हमने बना दिए हैं। अब हमारे पास आखिरी रह गया है, डेट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जो है हमने क्या करना है, हमने इसके एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। तो हमारे पास आ जाएगा वही 2006 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2005। सबसे पहले आ जाएगा हमारा राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट, वो तो हमने 2 लाख का ही रिकॉर्ड किया है। तो सर यहाँ पे आ गया 2 लाख रुपया, यहाँ पे भी आ गया हमारे पास कितना? 2 लाख रुपया। इसमें से हम लेस करवाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो पहले साल की थी 41,667, दूसरे साल की है 50 जमा दिस, ये बनेगा 91,667। तो ज़रा मुझे बताएं कैरिंग वैल्यू कितनी आती है? शाबाश, ज़रा बताइएगा। व्हाट इज़ द कैरिंग वैल्यू? व्हाट इज़ द कैरिंग वैल्यू? 108। इसकी किसकी? इसकी होगी, उसकी तो बनती नहीं है। 108,333। और इसकी कैरिंग कितनी बनेगी? 2 में से गया 158,333। ये आ गई हमारे पास इसकी कैरिंग वैल्यू। अभी हम आते हैं अपने पास नॉन करंट लायबिलिटीज के ऊपर लेके। ये आ जाएगी हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी। जाएंगे अब हम टेबल के ऊपर। टेबल के ऊपर जाना है हमने, टेबल के ऊपर। टेबल के ऊपर जाने के बाद मैं खड़ा हुआ हूँ ईयर एंड के ऊपर। मुझे पता है कि मैंने 1 साल के बाद जो पे करना है वो 160 है, बिकॉज ये हमारी कैलकुलेशन हो रही है 28 को, एक्सट्रैक्ट्स बनने 31 दिसंबर को, ये पेमेंट 31 दिसंबर के बाद होनी है। तो ये 160,525 आ जाएगी हमारी। इसकी कितनी आ जाएगी? 160,525 आ जाएगी। नॉन करंट लायबिलिटी 160,525 आ जाएगी। और अगर हम यहाँ पे करें इसकी बनेगी फिर 114,734। ये कितनी बनेगी? 114,734 जो है वो इसकी लायबिलिटी बन रही होगी। फिर अगर हम यहाँ पे आए करंट लायबिलिटी के ऊपर, जो हमने अगले साल पे करनी है, जो हमने अगले साल पे करनी है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ये अगले साल पे होनी है और ये उससे अगले साल पे होनी है। 39,475 इसकी बन जाएगी, 39,475 इसकी बन जाएगी और इसकी बन जाएगी हमारे पास 45,791। कितनी बन जाएगी? 45,791 ये बन जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कहेंगे सर हमने जो पिछला सवाल किया था उसके तो वही था भाई, यहाँ पे डिफरेंट आ रही है। हम एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं 31 दिसंबर 2005 के, ठीक है, और यहाँ पे हमें दी है उसने 28 फरवरी 2006 पे।
मैं 28 फरवरी 2006 पे देख रहा हूँ कि मुझे अगले साल ये पे करना है, तो मेरे लिए ये नॉन करंट लाइबिलिटी बनेगी इसकी। तो यहाँ पे डेट्स का फर्क आ रहा है, तो आपने वो अपना कंसेप्ट देखना है कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ 2005 में, जो अगले साल 2006 में मेरा पे होगा वो है मेरे लिए क्या, करंट पोर्शन। तो 2006 में मैं ये पे कर रहा हूँ, तो डेट इज माई करंट पोर्शन, ये मेरी करंट लाइबिलिटी है। और ये उसके बाद पे हो रहा है, तो ये मेरी क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी है। सिमिलरली अगर मैं खड़ा हुआ हूँ 31 दिसंबर 2006 के ऊपर, तो मैंने देखना है अगले साल 2006 पे, हाँ अगले साल मैंने कितना पे करना है, अगले साल मैंने ये पे करना है, दैट इज माई करंट लाइबिलिटी। उसके बाद कितना पे करना है ये है, तो ये मेरी क्या कहलाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी जो है वो कहला रही होगी। और आखिरी एंट्री आप पास करेंगे लीज लाइबिलिटी की। लीज लाइबिलिटी आपने यहाँ पे निकाल दी थी। इंटरेस्ट पेएबल इसका बनेगा 2667, आप यहाँ पे लिख लेते हैं। इंटरेस्ट पेएबल आ जाएगा इसका 26667, और इसका इंटरेस्ट पेएबल आपका आ जाएगा 21403, जो आपने अगले साल पे करना है। ये सारा आपने कैलकुलेट किया हुआ है, तो इस तरह से आप इसके क्या कर रहे होंगे, एक्सट्रैक्ट्स जो है बना रहे होंगे। तो सर ये सवाल था हमारा, बड़ा बेसिक सा, बड़ा बुनियादी सा सवाल था, लेकिन दैट वाज अ कंप्लीट पैकेज। हमने एक अपनी बड़ी थोरो डिस्कशन की है, कैलकुलेशन की, अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल की, डेप्रिसिएशन की, अक्रूवल्स का कंसेप्ट जो है हमने बीच में इन्वॉल्व किया। तो एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव सवाल है जो हमने यहाँ पे किए हैं। अभी तक हमने लीस्ट के बारे में ऐसा नहीं पढ़ा कि कमेंसमेंट क्राइटेरिया क्या है, स्टार्ट कैसे होगी, टर्मिनेशन क्या होती है। हमने कोई भी फैंसी टर्म्स जो स्टैंडर्ड की हैं वो नहीं पढ़ी। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या होगी, किस तरह से होगी, लेकिन हमने अभी तक इतना कर लिया है कि हमें समझ लग गई है कि हम इस चैप्टर में कर क्या रहे हैं। लाइक बाय सॉल्विंग दीज टू क्वेश्चन वी आर एबल कि हमें टेबल बनाना आ सकता है, हम एंट्रीज पास कर सकते हैं, हम एक्सट्रैक्ट्स जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन?